Hello, UPSC warriors. Good morning, and I hope you all are doing good. I welcome you all to the editorial analysis where I pick up important editorials from The Hindu and Indian Express. मैं इन एडिटोरियल्स को आपको कंसाइज मैनर में समझाती हूँ और साथ में आपके लिए कुछ वैल्यू एडिशन पॉइंट्स पर लेकर आती हूँ। आज के इस एडिटोरियल एनालिसिस में आई हैव पिक्ड अप टू एडिटोरियल्स फ्रॉम द हिंदू, क्योंकि मैंने इंडियन एक्सप्रेस के भी एडिटोरियल्स आई वेंट थ्रू इट, बट उसमें कुछ मुझे इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट नहीं लगा। सो इसलिए जहां पर मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखे वो मैंने आज पिक किए। सो लेट अस स्टार्ट। तो इन दोनों एडिटोरियल्स के बारे में अगर मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दूं, so it is one editorial is about urbanization, the challenges we are facing, increasing congestion, pollution, etc. Then we have another editorial about the important position of the deputy speaker, जो कि काफी टाइम से वेकेंट है। यूटिलिटी इस एडिटोरियल एनालिसिस की ये है कि आप में से काफी लोग हैं जो कि डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं। तो अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं, एटलीस्ट ये इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स का आप एनालिसिस देख सकते हैं, सो दैट यू आर अवेयर अबाउट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यू आर अवेयर अबाउट द रीसेंट हैपनिंग। मोरोवर आप में से काफी लोग ये इश्यू भी फेस कर रहे हैं, लाइक हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर, हाउ टू मेक नोट्स आउट ऑफ इट। सो आई थिंक वो भी आप इन वीडियो से सीख सकते हैं। सो फर्स्ट एडिटोरियल इज अबाउट इंडियाज अर्बन फ्यूचर इज एट अ क्रॉसरोड्स। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहूंगी कि इस तरह की चीजें जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जैसे कि न्यूज़पेपर एडिटोरियल में आता है द रोड अहेड। ठीक है, तो ये आप अपने ऐसे में यूज कर सकते हैं फॉर राइटिंग द वे फॉरवर्ड। नाउ इस एडिटोरियल में बेसिकली बात हुई है अर्बनाइजेशन के चैलेंजेस की, लेक्यूनास इन आर इंडाइसेस एक्सेट्रा, और क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है। आई हैव प्रोवाइडेड सम वैल्यू एडिशन पॉइंट्स फ्रॉम माय ओन साइड एज वेल। नाउ सो फर्स्ट इज, पहले इसको एक क्वेश्चन फॉर्मेट में मैं कर देती हूँ एंड वही सारे पैरामीटर्स इस एडिटोरियल में या फिर जो मैं आपके लिए वैल्यू एडिशन पॉइंट्स लेकर आती हूँ वो डिस्कस किए जाते हैं। सो डिस्कस द रीसेंट चैलेंजेस पोस्ड बाय अर्बनाइजेशन इन इंडिया, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, लेक्यूनास इन अर्बन इंडाइसेस, जैसे कि जो इंडाइसेस है ना हमारा नीति आयोग निकालता है। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर कुछ इंडिकेटर्स हैं, अदर ग्लोबल इंडिकेटर्स है, उनमें क्या प्रॉब्लम्स है, एंड व्हाट कैन बी द मेजर्स फॉर सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन। तो सबसे पहले हम अर्बनाइजेशन का मीनिंग समझ लेते हैं। इट रेफर्स टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन कंसंट्रेशन इन अर्बन एरियाज विच इज ड्रिवन बाय इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, जब ज्यादा लोग अर्बन एरियाज में जाकर रहने लगते हैं उस प्रोसेस को हम अर्बनाइजेशन कहते हैं, जो कि वेरियस फैक्टर्स से ड्रिवन है। फॉर एग्जांपल, आप बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज के लिए, बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज के लिए आप अर्बन एरियाज में जा सकते हैं। ओके, As per 2011 census, over 31% of India's population lives in urban areas. ये एक ऑथेंटिक सोर्स ऑफ डेटा है सेंसस 2011 का, जो कि आप याद कर सकते हैं। एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि 2030 तक 40% लोग अर्बन एरियाज में रहेंगे। तो अगर अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन बढ़ने वाली है तो उसके लिए हमें बेटर प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि वो लोग जो आएंगे वो कहाँ रहेंगे, क्या फैसिलिटीज उनको मिलेंगी, how we are going to deal with the increasing traffic, etc. Recently, Indian cities like Bangalore and Hyderabad have faced water shortages, electricity demand spikes, highlighting vulnerabilities intensified by climate extremes and rapid urbanization. तो अगर ज्यादा लोग आकर रहेंगे तो मतलब ज्यादा पानी चाहिए, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो इसको हम कैसे मैनेज करने वाले हैं, आई थिंक वी ऑल शुड थिंक अबाउट इट। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस, क्या क्या होते हैं। तो अर्बनाइजेशन से क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, क्योंकि जो सिटीज हैं वो इनोवेशन हब्स बनती है। फॉर एग्जांपल द सिलिकॉन वैली इन बैंगलोर। देन सोशल मोबिलिटी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई हेल फ्रॉम अ स्मॉल सिटी ग्वालियर। ठीक है, वहां से मैं यहाँ पर आई दिल्ली में, मैंने अपनी एजुकेशन ली। तो मेरे जो सोशल मोबिलिटी है, आई मूव्ड अप फ्रॉम माई, मतलब मेरा जो एजुकेशन लेवल है, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज वो सब इंप्रूव हो गई। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय सोशल मोबिलिटी। फिर अर्बनाइजेशन से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होता है, जैसे कि बेटर रोड्स बनती है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल वी हैव द दिल्ली मेट्रो। कल्चरल एक्सचेंज होता है, जैसे कि आप लोग देखते होंगे दिल्ली में बहुत सारे लोग बिहार से आते हैं एंड दे सेलिब्रेट छठ पूजा अपनी छतों पे, वो ऐसे पूल टाइप का बना के फिर उसमें छठ पूजा। तो इससे क्या होता है, कल्चरल एक्सचेंजेस होते हैं। देन अर्बनाइजेशन के चैलेंजेस क्या क्या है। तो फर्स्ट इज डेफिनेटली ट्रैफिक ज्यादा है, ज्यादा कार्बन एमिशंस हो रहे हैं, तो क्लाइमेट वल्नरेबिलिटीज, वाटर शॉर्टेजेस, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज है क्लाइमेट से रिलेटेड। पॉल्यूशन, ठीक है, इंक्रीजिंग नॉइज पॉल्यूशन, इंक्रीजिंग एयर पॉल्यूशन, जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं वो फील कर सकते हो ड्यूरिंग द विंटर्स कितना ज्यादा यहाँ पर स्मॉग हो जाता है।
it becomes so difficult to breathe. फिर slum proliferation, for example, a good example of this can be Dharavi. ओके अगर आपको कोई एग्जांपल पता है तो डेफिनेटली यू कैन टेल इन द कमेंट सेक्शन। रिसोर्सेज पर स्ट्रेन पड़ने लगता है, वो लिमिटेड एजुकेशन, वो लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज्यादा सपोर्ट कर पाएगा। फॉर एग्जांपल आप दिल्ली मेट्रो अगर ऑफिस आवर्स के टाइम पर देखेंगे तो कितनी ज्यादा रश हो रहा है। ओके तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर लोड पड़ता है। देन इनएडिक्वेट क्लाइमेट रेजिलियंस, सिर्फ 17 सिटीज हैं जिन्होंने क्लाइमेट रेजिलियंट प्लान अपने लिए बनाया है। सो इस तरह के कुछ चैलेंजेस हैं, अगर अर्बनाइजेशन हो रहा है तो आपको इससे डील करने के लिए सोचना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो हमारे अर्बन इंडाइसेस है उनमें भी कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि जो नीति आयोग का एसडीजी अर्बन इंडेक्स है, ठीक है, उसका लिमिटेड फोकस है, सिर्फ 4 इंडिकेटर्स को कवर करता है। जो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव एसडीजी 11 विच इज अबाउट सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, उस पर असेसमेंट नहीं कर रहा है वो इतना। फिर इंटरनेशनल इंडाइसेस जैसे कि मर्सर इकोनॉमिक्स रेजिलियंट सिटीज इंडेक्स, ये इंडिया की ग्राउंड रियलिटीज को नहीं कैप्चर कर पा रहा है। रिसर्च फाइंडिंग्स है कुछ की सिटीज रेटेड हाई इन नेशनल रैंकिंग्स ऑफन फेयर पुअरली इन सेफ्टी इंक्लूसिविटी। इसका मतलब है कि जो हमारे इंडाइसेस है, जो हमारे इंडिकेटर्स है, वो प्रॉपरली नहीं असेस कर पा रहे कि क्या प्रॉब्लम है। नाउ व्हाट कैन बी दी वे फॉरवर्ड, तो सबसे पहले आपको अर्बन गवर्नेंस, जो अर्बन लोकल बॉडीज है उनके पास ज्यादा फाइनेंसेस होने चाहिए, स्किल्ड वर्कर्स होनी चाहिए, ऑटोनॉमी होनी चाहिए। अर्बन लोकल बॉडीज पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, उनको ज्यादा से ज्यादा आप इन्वॉल्व करिए। देन डेटा सिस्टम, ठीक है, जितना ज्यादा आप असेस कर पाएंगे कि कहाँ पर प्रॉब्लम है उतनी अच्छी आपकी पॉलिसी बन पाएगी। जैसे कि पीरियोडिक अर्बन पुअर क्वालिटी ऑफ लिविंग सर्वेस बना सकते हैं, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स एक्सेट्रा। फिर कॉम्प्रिहेंसिव इंडाइसेस, ओके, डिटेल्ड इंडाइसेस एज सजेस्टेड बाय सस्टेनेबल फ्यूचर्स कलेक्टिव यूजिंग शेनॉन एंट्रोपी वेटिंग फॉर बेटर एसडीजी 11 ट्रैकिंग। इस तरह की टर्म्स, इस तरह के पॉइंट्स अगर आप अपने आंसर्स में यूज करेंगे सो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू ऐड वैल्यू। यही बातें इस एडिटोरियल में भी हुई हैं, बस उन्हीं को मैंने कंसाइज मैनर में आपके लिए लेकर आई हूँ। देन इंक्लूसिव अर्बन पॉलिसीज, ठीक है, सब पर फोकस करना है आपको, बी इट द चिल्ड्रन, बी इट द एल्डरली, बी इट द विमेन। रिकमेंडेशंस हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं ऑफ नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन या फिर रंगराजन कमिटी सजेशंस फॉर पॉवर्टी एस्टिमेशन एंड टारगेटेड इंटरवेंशंस। क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि अर्बन फॉरेस्ट, फॉर एग्जांपल मियावाकी फॉरेस्ट जैसे हमने हैदराबाद में बनाए हैं। डिजास्टर रेजिलिएंट अर्बन प्लानिंग एज सजेस्टेड बाय सेंडाई फ्रेमवर्क। देन इसके लिए ऑलरेडी कुछ नेशनल एंड इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स ले लिए गए हैं, जैसे कि हमारा स्मार्ट सिटीज मिशन है, अमृत मिशन है। ओके देन वी हैव द एसडीजी 11 एंड यूएन हैबिटेट का अर्बन एजेंडा। इंडिया का जो अर्बन फ्यूचर है इट इज एट क्रॉस रोड्स, ठीक है, जहां पर वाटर शॉर्टेजेस, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, इस तरह की चीजें हम विटनेस कर रहे हैं। लेकिन अगर एक डेटा बैक्ड इंक्लूसिव क्लाइमेट रेजिलिएंट और सिटी स्पेसिफिक अर्बन पॉलिसी होगी सो डेफिनेटली वी कैन अचीव द एसडीजी 11 दैट इज सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज बाय 2030। नाउ हेयर इज द माइंड मैप, ओके, फॉर योर रिवीजन, ठीक है, तो आप जल्दी से इसको रिवाइज कर सकते हैं, जहां पर इसमें जो भी मैंने ऊपर बातें की हैं, लाइक बी द डेफिनेशन, बी द एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, मेजर्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एक्सेट्रा, उसको आप जल्दी से ऐसे रिवाइज कर सकते हैं। एंड यहाँ से आप सीख सकते हैं कि आपको खुद भी अगर कभी किसी चीज पे कोई फ्लो चार्ट, माइंड मैप बनाना है तो वो कैसे बना सकते हैं ना। Let us move on to the next editorial, which is regarding the post of deputy speaker. इसमें हम बात करेंगे लाइक व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, क्या बेनिफिट्स है इस पोस्ट के, ठीक है, करेंटली क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं, कंपैरिजन करेंगे विद डिफरेंट कंट्रीज एंड अ वे फॉरवर्ड। नाउ discuss the constitutional mandate, relevance, and present status of the office of the Deputy Speaker of Lok Sabha. Also suggest reforms to strengthen this office. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन डिस्कस करने, उसके रेलिवेंस, प्रेजेंटली क्या इश्यूज है एंड मेजर्स। तो जो ऑफिस ऑफ डेप्यूटी स्पीकर है, ठीक है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, इट इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 93 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये कोई एक सेरिमोनियल पोस्ट नहीं है, क्योंकि ये अभी काफी दिनों से खाली है, ठीक है, तो एक सेरिमोनियल पोस्ट नहीं है कि हाँ ठीक है इनका तो कोई काम ही नहीं था, लेट अस नॉट अपॉइंट हिम और हर। तो आर्टिकल 93 इट mandates that the House of the People, that is the Lok Sabha, as soon as maybe choose 2 members to be the Speaker and Deputy Speaker। ठीक है, तो जितनी जल्दी से जल्दी, जैसे ही नई लोकसभा आती है, आपको जल्दी से जल्दी स्पीकर भी अपॉइंट करना है और डेप्यूटी स्पीकर भी। डिस्पाइट दिस अर्जेंसी 2019 से ये पोस्ट वेकेंट है, इट्स ऑलमोस्ट 6 years, ठीक है। तो अनप्रेसिडेंटेड डिले इन इंडिया पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, दिस इज द फर्स्ट टाइम कि इतने लॉन्ग पीरियड के लिए ये पोस्ट वेकेंट है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, आर्टिकल 93 प्रोवाइड करता है डेप्यूटी स्पीकर के लिए, आर्टिकल 94 इंश्योर करता है कि ये ऑफिस में कंटिन्यू करें अंटिल रेजिग्नेशन और डिस्क्वालिफिकेशन। अगर इस ऑफिस के हम हिस्टोरिकली बात करें तो इट डेट्स बैक टू द colonial era, जहां पर सच्चिदानंद सिन्हा बीइंग द फर्स्ट टू होल्ड इट इन 1921 एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एम ए अयंगर वाज इलेक्टेड। तो इस तरह की वैल्यू एडिशन पॉइंट्स यू कैन
यूज इट इन योर इंट्रोडक्शन, क्योंकि जब भी डेप्यूटी स्पीकर पे क्वेश्चन आएगा, ये तो हर कोई लिख देगा कि लोकसभा में होते हैं आर्टिकल 93, बट आप अगर इससे स्टार्ट करेंगे, द फर्स्ट पर्सन कोलोनियल एरा से है हमारे पास, ठीक है। देन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, यस, जब भी आप पॉलिटी के आंसर्स लिख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, लीगल ल्यूमिनरीज जैसे कि दादा साहेब मावलंकर हो गए, बी आर अम्बेडकर हो गए, ओके, डिफरेंट जो पर्सनालिटीज हैं हमारी, के एम मुंशी हो गए, उनको यूज करना है आपको, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट दादा साहेब मावलंकर इन फादर ऑफ लोकसभा, ठीक है, ये इनका एक आर्टिकल है। इन्होंने एम्फेसाइज किया कि पार्लियामेंट कैन नॉट फंक्शन इनडेफिनेटली विदाउट अ डेप्यूटी स्पीकर। क्यों नहीं फंक्शन कर सकते? क्योंकि इन केस अगर स्पीकर नहीं है तो वो पार्लियामेंट्री डिबेट्स वगैरह कौन इंश्योर करेगा? क्योंकि ये प्रोसीजरल कंटिन्यूटी, ओके, स्पीकर के एब्सेंस में वो प्रोसीजर की कंटिन्यूटी मेंटेन करते हैं डेप्यूटी स्पीकर। आर्टिकल 94 बोलता है कि ये ऑफिस में रह सकते हैं अंटिल दे रिजाइन, सीज टू बी अ मेंबर ऑफ द हाउस और आर रिमूव, ठीक है। तो डेप्यूटी स्पीकर तब तक ऑफिस में रहेंगे जब तक वो रिजाइन नहीं करते हैं, या मेंबर, या मे बी वो मेंबर नहीं रहते पार्लियामेंट के, या फिर उनको रिमूव किया जाता है ना। लेट अस टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस एंड फंक्शंस। तो स्पीकर के एब्सेंस में उस प्रोसीजर को कंटिन्यू करते हैं, ये एक्ट्स इन प्लेस ऑफ द स्पीकर ड्यूरिंग एब्सेंस, ताकि वो प्रोसीजरल वैक्यूम ना हो, ओके। जैसे कि एस के कश्यप जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, उन्होंने नोट किया कि कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती है विदाउट अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का इतना ज्यादा ओवर यूज नहीं करना है, इतना ज्यादा आप PSIR दैट इज ऑप्शनल में यूज कर सकते हैं, बट नॉट इन योर जीएस में एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट इज इनफ। देन बाई पार्टीशनशिप और डेमोक्रेटिक बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। जो डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट है वो जनरली ऑपोजिशन के किसी मेंबर को दी जाती थी, जिससे क्या होता है, क्रॉस पार्टी कोऑपरेशन होता है, हेल्दी डिबेट्स होती हैं, डायलॉग्स होते हैं और बेटर पॉलिसी मेकिंग बन के आती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंक्लूसिवनेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। फिर ये एक न्यूट्रल आर्बिटर की तरह रहते हैं इन कमिटीज, प्रिसाइड्स ओवर सेंसिटिव हाउस कमिटीज जैसे कि प्रिविलेज कमिटी एक्सेट्रा, जहां पर इम्पार्शियलिटी की बहुत ज्यादा नीड होते हैं। Like the speaker, they are bound by neutrality irrespective of party affiliation. Historical legacy, ये we have talked about it. Okay. Even the British era Central Legislative Assembly maintained the office. ठीक है, अब अगर हम तो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है जहां पे वी आर अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, बट जो ब्रिटिश एरा, ठीक है, जहां पर कोई इतना ज्यादा वो लोग मेंटेन नहीं कर रहे थे, इनफैक्ट दे वर रूलिंग अस, उन्होंने भी इस ऑफिस को मेंटेन किया फॉर इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी। तो इससे ये दिखाता है द इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑफिस ऑफ डेप्यूटी स्पीकर। अब रिसेंट इश्यूज क्या है? तो सबसे पहले 2019 से ये वेकेंट है, ठीक है। देन दिस इज द फर्स्ट टाइम कि इतने लंबे टाइम के लिए वेकेंट रहा है। एंड डेलिबरेट, ये दिखा रहा है कि कैसे आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स को आप साइडलाइन कर रहे हैं। ब्रेकडाउन ऑफ कन्वेंशंस शो कर रहा है, रिफ्लेक्ट्स एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस एंड डिसरिगार्ड फॉर ऑपोजिशन पार्टिसिपेशन, जिससे कि पार्लियामेंट की क्रेडिबिलिटी अल्टीमेटली अंडरमाइन होती है। लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन टाइम फ्रेम, सबसे बड़ी बात क्या है कि वहां पे लिखा है एज सून एज मे बी, आप टाइम फ्रेम लिख दो ना, 6 मंथ लिख दो, 1 ईयर लिख दो, ओके। नाउ व्हाट हैपेंस इन अदर कंट्रीज? तो यूनाइटेड किंगडम में वो 3 डेप्यूटी स्पीकर रख रहे हैं कि एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, फॉर मेंटेनिंग दैट प्रोसीजरल कंटिन्यूटी। ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट मीटिंग में ही इलेक्ट कर लिया जाता है डेप्यूटी स्पीकर को। कनाडा में ऑटोमेटिकली इलेक्ट्स अ डेप्यूटी स्पीकर फ्रॉम अमंग मेंबर्स, ठीक है। ये सिस्टम एम्बेड टाइमलाइंस, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एक्सेट्रा। नाउ वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? एक टाइम लिमिट बनाओ आप कि 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने, कितने दिनों में करना है। प्रेसिडेंट, जैसे कि एडिटोरियल में बताया कि अगर स्पीकर और पीएम एक्शन को डिले करते हैं तो प्रेसिडेंट को एम्पावर करना चाहिए कि वो इलेक्शन प्रोसेस इनिशिएट कर सके, ठीक है। देन रिवाइव बाई पार्टीशन ट्रेडिशन, रविंद्र गारीमेला फॉर्मर ज्वाइंट सेक्रेटरी जो थे, वो आर्ग्यू करते हैं कि ऑपोजिशन मस्ट बी इंक्लूडेड इन स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर अपॉइंटमेंट टू रिस्टोर फेथ। तो उन्होंने बताया है कि जो ऑपोजिशन है उसको आप इंक्लूड कीजिए स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर के अपॉइंटमेंट में, ताकि वो इम्पार्शियलिटी, ताकि डेमोक्रेसी अपहोल्ड हो सके, रह सके। देन कन्वेंशंस को आप इंस्टीट्यूशनलाइज कीजिए। ऐसा नहीं है कन्वेंशंस मतलब कि हाँ एक डेप्यूटी स्पीकर होता है, ठीक है, उसको इलेक्ट करना है हमें जल्दी से जल्दी, तो इसको आप इंस्टीट्यूशनलाइज रखिए ताकि प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंस रह सके। नाउ what can be the conclusion? जैसे कि दादा साहेब मावलिंकर, the first speaker of the Lok Sabha, won. Without the deputy speaker, speaker cannot function smoothly for long. It is not optional. It is a necessity. ठीक है, तो ये कोई सेरिमोनियल पोस्ट नहीं है, इट इज अ नेसेसिटी, ताकि वो प्रोसीजरल कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। पोस्ट सिर्फ सिंबॉलिक या सेरिमोनियल नहीं है, इट इज वाइटल टू अपहोल्ड न्यूट्रलिटी, कंटिन्यूटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। अ डेमोक्रेसी दैट वीकन्स इट्स इंस्टीट्यूशंस वीकन्स इटसेल्फ फ्रॉम विद इट, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप आप सभी लोगों को इससे काफी कुछ सीखने को मिल रहा होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दीज वीडियोज।